तो अच्छा है सर, सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये सेशन जो है मुख्य रूप से इसलिए है कि कैरियर का चुनाव कैसे करें, या 12वीं के बाद अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो क्या होना चाहिए, तो आप उस पर प्रश्न जो है अपने प्रश्न करते जाइए सीधे सीधे। मेरे पास आप लोगों को जो है पहले से कोई भाषण जो है तैयार नहीं है कि मैं आप लोग को उस पर बात करूं, तो सीधा सीधा जो है आप लोग अपनी बात रखें। जिसको भी प्रश्न पूछना हो, यहाँ पर आदित्य वर्मा, दिव्यांशी यादव, अर्णव पंडित अलग आईडी से जुड़े हुए हैं। अगर इनको भी कोई प्रश्न हो, विशाल गौतम भी जुड़ रहे हैं, तो जिनके भी प्रश्न हो वो डायरेक्टली जो है अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। कुछ बच्चे जो थे जो जैसे इंटर में चले गए थे, इंटर इस टाइम एग्जाम दे चुके हैं और भी इंटर में गए हुए हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 12th में अभी गए हुए हैं। उन लोग का यही क्वेश्चन है कि अगर इंटर पास कर ले रहे हैं तो आगे का जो उनको तैयारी करनी होगी तो उनको किस को चूज करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक तो जो आपका प्रश्न है कि ये प्रश्न आपका अपना व्यक्तिगत है या ये आप सामूहिक रूप से सबकी तरफ से ये प्रश्न कर रहे हैं? ये सामूहिक तरफ। ये सामूहिक प्रश्न है। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? अखिल कुमार सर। अखिल। ये बहुत आसान सा इसका जवाब है कि हमें वही करना चाहिए जो करने में हमको मजा आता है। सबसे पहले तो एक चीज ये है कि हम तैयारी कैसे करें। ज्यादातर 12वीं पास करने के बाद भारत में, और खास तौर से उत्तर भारत का जो हमारा बेल्ट है, जिसे कि हिंदी भाषी लोगों का बेल्ट बोलते हैं, जिसमें आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि को रख सकते हैं, राजस्थान को रख सकते हैं। यहां पर बच्चे ये सोचते हैं कि नौकरी कैसे लगे, और वहीं पर दक्षिण भारत में बच्चे इस चीज के पीछे रहते हैं कि वो जो अच्छा उनको लग रहा है उसको वो करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं। हमारी दिन रात की चर्चा इसी बात में खत्म हो जाती है कि हम क्या करें, नौकरी कौन सी करें। हमारे लिए कैरियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी होता है। वहीं पर दक्षिण भारत के बच्चों के लिए कैरियर का मतलब यह होता है कि जो उन्हें पसंद आ रहा है उस फील्ड में वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं और दक्षिण भारत के लोग जो है नौकरी देने लगते हैं। तो क्या हर बार जो है हमें पढ़ाई का हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? पढ़ाई के जरिए हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, या हम अपने व्यक्तित्व में सबसे अधिक जो निखार संभव है उस निखार को पाने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों ही प्रश्न होना चाहिए कि हम निखार के लिए आए हैं या हम नौकरी के लिए आए हैं। अगर आप सब कोई केवल नौकरी का, जरूरी नहीं कि नौकरी ही जो है आपका कैरियर हो, कोई बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है कृषि में, जैसे कृषि में भी जो है केवल गेहूं, चावल, गन्ना यही जो है कृषि नहीं होती है। आज की तारीख में आप तुलसी के पौधे लगा लीजिए, आप एलोवेरा के पौधे लगा लीजिए, और बड़ी बड़ी कंपनियां आपके सारे जो है फसलों को एक मुश्त खरीद लेंगी। आप खेती में जो है आप बिना केमिकल के जो है इस्तेमाल करिए कोई चीज, तो वो भी एक हो सकता है। आपको फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में? जिंदगी में आपका पैशन क्या है? आप खुद किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? यही उस बात का जवाब दे सकता है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इसमें ये लोगों का था कि वो लोग यूपीएससी की जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं। क्या हर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है? क्या इनमें से हर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है? लगभग सर 4-5 लोग हैं इसमें। कौन से 4-5 लोग हैं? जरा हाथ उठा दें।
सिर्फ एक का हाथ दिख रहा है मुझे, एक किसी और ने बिल्कुल कोने में हाथ उठाया है, 2 हाथ दिख रहे हैं। सर मुझको भी करना है, मैं सेंटर पे जा नहीं पाई हूँ। हाँ दिव्यांशी, आपसे मेरी फोन पर भी बात हुई है मुझे जहां तक याद है। तो 3-4 यस लोग हैं। सर। अच्छा, क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में आप क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, जहां पर जाना है सबसे पहले हम ये तय कर लें कि हम वहां पहुंचना क्यों चाह रहे हैं, हम वहां क्यों होना चाहते हैं, वहां होकर के हम कौन सा जो है मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं और क्यों आपको लगता है कि आपको सिविल सर्विसेज में होना चाहिए? आईएएस बनना है, यह एक अलग सपना है, लेकिन सिविल सर्विसेज का मतलब सिर्फ आईएएस या आईपीएस नहीं होता है, और भी बहुत सारी नौकरियां उसमें होती हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं? दिव्यांशी, यस सर। ऐसा क्यों है कि आप जाना चाहते हैं, और क्यों आपको लगता है कि यही आपके लिए सबसे सही जो है दिशा है? सर मेरी सोच जैसे रहती, मतलब बचपन से इसी की मतलब कि ये भाव मेरे अंदर बस एक टीवी देख के आ गया सर। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो रही थी क्लास 6 से, तो मुझको मतलब क्लास 6 में बस लगता था कि हाँ, पहले मुझे लगता था कि पावर की वजह से मैं उसमें जाना चाहती थी। लेकिन अब जब सर के संपर्क में आने के बाद तो मुझको ये लगा कि जो मेरी सोच है, या फिर जैसा भी मैं सोचती हूँ, या फिर समाज को जिस नजरिए से मैं देख सकती हूँ और जिसको मैं सुधार सकती हूँ, वो मैं सिविल सर्विस में जाके कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सिविल सर्विस में जाने का निश्चय कर लिया। हेलो जी सर। दिव्यांशी, अपना वीडियो ऑन करो बेटी। सर वीडियो हाँ गुड। हाँ, ये ज्यादा बेहतर कि जब भी बात करिए तो फेस टू फेस बात करें, वीडियो ऑन करके। तो ऐसा क्या है कि जो आपके सपने हैं, देखिए मैं बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं करना चाहता, आप में से जो लोग भी चुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि महीने 1.5 महीने के अंदर मैं सेंटर पर भी आकर के आप लोगों से मिलूं। तो मैं बहुत क्लियर कट जो है मैं आना चाहता हूं कि एक तो पहले ये देखिए कि सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जिस भी जॉब, जिस भी कैरियर, जिस भी शौक को आप अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, और फिर ये समझिए कि क्या उस चीज को करने के लिए आपके अंदर वो इनबिल्ट जो है क्वालिटी है या नहीं है, आप में पहले से उसके कुछ अंश, कुछ तत्व मौजूद हैं या नहीं है ना। और इसका तरीका क्या समझने का, आईएएस बनने के लिए आपके अंदर सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आपके अंदर बोल्डनेस होनी चाहिए। नंबर 2 क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर स्मार्ट वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब कि कम में ज्यादा हासिल कर लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3 जो होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि अब कल से जो है चौराहे पे झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दिया जाए, डेफिनेटली लीडरशिप का मतलब वो नहीं है। लेकिन लीडरशिप का मतलब ये जरूर है कि अगर कहीं पर कुछ काम हो रहा है, जैसे कि कुछ समय पहले जैसे सर का सेंटर है और उस सेंटर पर जो है काफी कुछ दिक्कतें थी, तो कुछ बच्चों ने जो है वहां पर जो है पेंटिंग का काम या जो वो कुछ चूनाकली वगैरह का काम होता है, बच्चों ने अपने एंड पे लिया और कर दिया। तो ये उन बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी कि जहां पर वो समस्या को देखते हैं और उस समस्या का समाधान वो सोचते हैं और उस पर राय मशवरा करते हैं और फिर उसके बाद उसको अंजाम भी दे देते हैं। तो क्या आपने जो है समस्याओं का समाधान ढूंढने की काबिलियत है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको लागू करने की जो है आप में
हौसला भी है या नहीं है। अगर ये है तब आप आईएएस की तैयारी करिए, अन्यथा आप आईएएस की तैयारी मत करिए। आईएएस की तैयारी करने के लिए आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। जो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन पास होते हैं या जिनका कोई डिवीजन नहीं आता है, वो लोग भी आईएएस की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे पता है जो कि एग्जाम में सफल हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछिए कि आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं इसका जो है 2-3 जो है बहुत सीधा सा फंडा दे सकता हूं। सबसे पहली चीज है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कक्षा 9, 10, 11, 12, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक में क्या आपने बहुत मजबूती के साथ पढ़ाई की है कि नहीं की है। आईएएस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक में आपने जो पढ़ा है और वास्तव में पढ़ा है। जो स्कूल में मास्टर साहब लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मास्टरों को ही पढ़ाने नहीं आता है। मास्टर लोग कैसे पढ़ाते हैं? कुंजी लेके आते हैं और उसी से आप लोगों को नोट्स बनवा देते हैं। भारत में जो पढ़ाई का सिस्टम है वह खूब खाओ और उल्टी करो वाला सिस्टम है कि रटो और उसके बाद 3 घंटे के एग्जाम में मुंह में उंगली डाल के जितना उल्टी कर दोगे तुम अपनी कॉपी पर, जितना ज्यादा जो उल्टी करेगा मास्टर उससे उतना ज्यादा खुश होता है। यानी जितना लिख दोगे उतना नंबर दे देगा। लेकिन एग्जाम का पैटर्न यह नहीं है कि आपने कितना लिखा है, बल्कि यह होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के बीच में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे कि गांव में जब आपके जो है माताजी जब आग पे खाना पकाती थी, लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना पकाती थी, तो उस पर जो है वह काला काला लेप क्यों लगा देती थी? राख वगैरह से पहले उस पर मिट्टी का एक लेप लगता था, फिर एक अलग काला लेप लग जाता था। तो वो ऐसा क्यों लगता था? उसके पीछे की क्या वजह थी? इसको जो है समझे जाने की जरूरत है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कि उसको जो है आप लोग कैसे अंजाम देंगे, कि क्या आप उससे अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं। आप गांव में होंगे तो ज्यादातर अगर एक चारपाई को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता होगा तो आप अपनी खटिया जो है अपनी तरफ खींच करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ना कि उसको धक्का दे करके दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अगर एकदम से पक्का सीमेंटेड फर्श हो तो बात अलग है, नहीं तो हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो क्या ये मोटी मोटी बातें समझ में आई? क्या आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, आपके जो है जो घर में पंखा लगा है, वो पंखा जो होता है वो एक विशेष आकार में क्यों मुड़ा होता है? पहले 4 पंखा होते थे, उसमें अब 3 ही पंखा क्यों होता है? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें कि आपके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं व्यवहारिक जीवन की, उन्हीं से रिलेटेड सवाल आता है और बहुत सामान्य सवाल आते हैं जिनको कि रट करके आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। आप मोटा मोटा किताब ले लीजिए, रट लीजिए, आप आईएएस नहीं बनेंगे। लेकिन अपने इर्द गिर्द के आप समझने की कोशिश करिए कि मई के महीना में लू चलना चाहिए था या उमस होना चाहिए था। लू लगती है तो पूरा कपड़ा तन क्यों ढकने के लिए बोला जाता है? पानी का उसमें क्या रोल होता है? क्यों अब मौसम का चक्र बिगड़ रहा है? ये सब ऐसी चीजें जो किताबें नहीं सिखाती हैं, जो आपको खुद से अपने जीवन के इर्द गिर्द जो है समझना होगा। साइकिल का पहिया है तो साइकिल के पहिया में तीलियों का क्या रोल है? आप देश को जो है अखबार का पन्ना पढ़ते हैं तो अखबार के पन्नों में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं उनका क्या महत्व है? आप लोग लकी हैं
जो लोग दिल्ली में बैठ करके दिल्ली में आईएएस के एग्जाम की तैयारी में सालाना तकरीबन 3 लाख रुपया खर्च होता है। हर साल एक बच्चा औसतन 3 लाख रुपया खर्च कर रहा है, और भारत में हर साल तकरीबन 10 लाख बच्चे आईएएस की तैयारी करने के लिए जो है निकलते हैं। हर साल इतने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, 10 लाख से ज्यादा। और वर्तमान सरकार को जो है आप समझते होंगे कि हर साल नौकरियां घटाती चली जा रही हैं। तो 700 अगर औसतन मैं मान लूं कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सब मिलाकर के अगर 700 वैकेंसी आ रही हैं, तो जो सक्सेस रेट है वह 0.07% से भी कम है। ठीक है ना? तो 0.07% जो है बच्चे ही पास हो रहे हैं, और फीस कितनी खर्च हो रही है? 3 लाख। लेकिन जब आप जो है ये वैज्ञानिक प्रशिक्षण केंद्र में आजमगढ़ में बैठे हुए हैं, तो जो काम वह 3 लाख रुपया नहीं कर पा रहा है, वह काम आप बड़ी आसानी से कर जा रहे हैं। क्योंकि जब वैज्ञानिक प्रशिक्षण केंद्र आपके लिए काम करता है, तो वह आपकी लेखन शैली में सुधार करने का काम करता है। सिर्फ लेखन शैली में सुधार करने की फीस दिल्ली से इलाहाबाद में 60,000 से लेकर के 40,000 रुपए की फीस लगती है, जो कि आप लोगों को फ्री में मिल जा रही है। तो लिखने की शैली, सप्ताह भर में एक निबंध जरूर लिखिए आप लोग। मैं एक और भी जो है रिकमेंडेशन करूंगा कि अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए आप लोग। हो सके तो सेंटर पर सामूहिक रूप से द हिंदू न्यूज़पेपर लगवा दीजिए। अगर द हिंदू ना भी मिले या एक दिन पुराना भी मिले, तो एक दिन पुराना द हिंदू न्यूज़पेपर ले लीजिए। मेरी आवाज सबको आ रही है? पीछे तक सभी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? ये जो सबसे आगे टोपी लगा करके बैठे हुए लाल रंग वाली, इनको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है पढ़िए। आपको भविष्य में कोई भी कैरियर अपनाना है तो जरूर पढ़िए। फेसबुक, व्हाट्सएप और हिंदी अखबार में भी केवल जनसत्ता अखबार पढ़िएगा। दैनिक जागरण, अमर उजाला आज की तारीख में अखबार माने ही नहीं जाते हैं। उसमें केवल राजनीतिक गंदगी होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार नहीं है। इसी तरह से आज तक, एबीपी, जी न्यूज, एनडीटीवी, ये सब आपके मतलब के लिए नहीं है। एनडीटीवी में फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट, आंकड़ों पर बात होती है, लेकिन एक तरफा बात करते हैं। कोई भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है कि जिससे कि आपका काम बने। दिन भर में एक बार आकाशवाणी का समाचार जरूर सुनिए। आकाशवाणी जरूर सुनिए आप। तो कुल मिलाकर के आप यह तय कीजिए कि क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप में समझने की शक्ति है, क्या आप में लिखने की शक्ति है। अगर ये सारी शक्तियां आप में हैं तो आप आईएएस की तरफ आइए। नहीं तो कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन खुले हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। पर अगर मैं आपको सुझाव दूंगा, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए मेरी बात को। नंबर 1, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो किताबें फिर से निकालिए, और हर विषय की किताब निकाल करके उसको दोबारा समझ करके पढ़िए। हर विषय में हर अध्याय के बाद जो प्रश्नोत्तरी दी गई है उसको फिर से सॉल्व करिए, अधिक से अधिक लिखिए। तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की वो पढ़ाई फिर से पढ़ डालिए, चाहे किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो। अगर संभव हो
तो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताबें आती हैं बहुत सस्ती होती हैं, चूंकि सरकारी हैं, और अगर एक सेट भी मंगवा लीजिए सेंटर पर तो अलग अलग सब्जेक्ट बांट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सारे नोट्स आप लोग उठा करके पढ़ जाइए। लेकिन नोट्स को वो जो किताबें, नोट्स नहीं किताबें, एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की सारी किताबें, जिसमें कि आप लोगों को मैथ्स सिर्फ 6 से 8 तक की पढ़नी है, अंग्रेजी 6 से 10 तक की पढ़िएगा, 11-12 की अंग्रेजी मत जाइएगा। तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की अंग्रेजी, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की गणित, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का विज्ञान, इतना पढ़ लीजिएगा। फिर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की इतिहास, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का भूगोल, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का नागरिक शास्त्र, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का आप लोगों को अर्थशास्त्र, ये पढ़ना होगा। मैं इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, इसको मैं YouTube पर डाल भी दूंगा ताकि अगर आपका छूट जाए तो आप दोबारा फिर से नोट कर सकें। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने की शैली भी लेकिन वह नहीं होनी चाहिए जो क्लास में पढ़ाई जाती है, बल्कि उसमें जो कार्टून बना है उस कार्टून को समझिए और डिस्कस करिए कि उस कार्टून का महत्व क्या है। इसके साथ ही यह भी डिस्कस करिए कि जो कविताएं उसमें दी हैं, मैला उठाता हुआ आदमी, उस पर कविता लिखी गई है तो उसका क्या मतलब है। छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं, उनको भी पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि वो कहानी आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। और बाद में जो लिखा हुआ है कि आओ करें, तो सोच करके देखिए कि इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यानी कि किताब के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक द हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, चाहे किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, उसे आप जरूर से जरूर पढ़ें, तो आपकी जो है तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 बच्चे हैं, डेली 6 घंटा भी अगर आप केवल आईएएस की तैयारी को देंगे तो जरूर हो जाएगा। साथ में ही 12वीं के बाद अगर आप आईएएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव आपको ये होगा कि बीए या बीए एलएलबी जो होता है उसे कर लीजिए, बीए एलएलबी कर लीजिए। और जब आप लोग एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर लीजिएगा, तब आगे के चरण पर आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आप मुझे फिर से बुला लीजिए, क्योंकि मैं आज सब कुछ बता दूं, हालांकि लगभग पूरा मैंने बता दिया कैसे होना चाहिए, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं दोबारा आ जाऊंगा। सप्ताह में एक निबंध जरूर लिखिए, वह निबंध जो है सर देख लेंगे, कोई और सीनियर देख लेगा, आपस में चेक कर लीजिए, वो मिल जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? जी सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर, पूरी तरह से आ रही है। इनके लिए नंबर 1 हिंदू अखबार पढ़ना, द हिंदू जी। नंबर 2 बीए की स्ट्रीम में जाना। बीए मैं तो कहूंगा कि बीए एलएलबी करें, ताकि कम से कम बीए एलएलबी जो 5 साल की एलएलबी होती है जी, जिससे कि कम से कम एक इनके लिए रोजगार का साधन और खुल जाए। हाँ। अगर ये बीए एलएलबी नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये बीए करें। दूसरा कि एक निबंध लिख करके जचाएं। जी ऋषभ ने जी यहाँ इनकी शनिवार को क्लास, संडे को क्लास 1 घंटे की लेना शुरू किया है। किस विषय पर? इतिहास वगैरह से कुछ शुरू किया है, तो क्लास की है जी। तो उन्होंने मुझे पिछली क्लास के बाद इनका लिखा हुआ निबंध हमारे आसपास की समस्याएं
उसका मात्रा दोष, वाक्य रचना दोष वगैरह दिखाने की कोशिश की है। तो मैं इस समय इन लोगों का जो भी दिखा देता है उसका मात्रा दोष, वाक्य रचना दोष सुधार के समझा देता हूं। जी और विषय चयन के बारे में जी क्या, विषय के अंतर वस्तु क्या डाली जाए उसके बारे में जी तो थोड़ा सा और परिपक्व हो जाने के बाद ही समझ बनेगी। तो बिल्कुल। यही तीन का बल्कि मैं एक चीज चाहूंगा कि इनको जैसे मैं, मेरा जो चैनल है, मैं बल्कि लिंक आप बोलिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, उस पर एक वीडियो है कि निबंध कैसे लिखें, और एक निबंध पर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है। अगर ये उसको देख लें, लिखें चाहे जो, एक बार अगर उसको इन लोगों ने देख लिया तो एक आइडिया इनको बन जाएगा कि हमको किस तरह से आगे भविष्य में लिखना, और पूरी तरह से आईएएस की निबंध पर ही है। फिर जब कभी भी मैं आजमगढ़ आऊंगा, और जल्दी ही आऊंगा, तो फिर मैं वहां पर बैठ करके इन लोग के निबंध देख भी लूंगा, और भी जो चर्चा होगी वो मैं कर लूंगा। अभी शुरुआत करें लोग। तो अभी ये तीन चीज तय हुई। जी एक, हिंदू अखबार पढ़ना शुरू करें, जी दूसरा निबंध लिखना शुरू करें, जी। और तीसरा बीए स्ट्रीम में जाएं। बीए में ये विषय कौन सा चुने? देखिए, पहले तो बीए एलएलबी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो आपने बताया, मैं समझ गया। और बीए अगर ये करना चाहते हैं तो बीए में मेरा इनको सुझाव ये होगा कि एक विषय दर्शन शास्त्र ये जरूर रख लें, एक अपनी पसंद का इतिहास भूगोल जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें, और तीसरा एक जो है वह साहित्य रख लें। वो इनके लिए बहुत काम आएगा। चाहे हिंदी साहित्य रख लें, चाहे इंग्लिश साहित्य रख लें, नहीं हो तो पॉलिटिकल साइंस रख लें। इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी ये लोग जरूर रखें। वो इसलिए इनको फायदा करेगा फिलॉसफी का होना कि एक तो समझने की शैली को विकसित करेगा, जो कि आईएएस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे, कल को जब आपको वैकल्पिक विषय चुनना होगा तो वैकल्पिक विषय में जो है दर्शन शास्त्र सबसे छोटा, सबसे सारगर्भित और सबसे अधिक नंबर देने वाला है, और आईएएस टॉपर तक की जो है ये पसंद रही है। ठीक है ना? अभी कुछ साल पहले जो सेकंड आईएएस टॉपर थे अतहर रहमान, उनका भी जो है विषय, वैकल्पिक विषय जो है फिलॉसफी ही थी। तो बहुत सारे लोग इससे सफल हुए हैं, तो आप भी इसका चयन कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि चरणबद्ध तरीके से करें। पहले द हिंदू, निबंध, आप बीए, एलएलबी या बीए में से कोई एक चुनिए, और चौथा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो पढ़ाई है उसको दोबारा 2 महीने का समय में रगड़ करके तैयार करिए, समयबद्ध तरीके से तैयार करिए। एक एक शब्द जुबान पे चढ़ जाना चाहिए, इस कदर तैयार करिए। मतलब मैं अपने बच्चों को अक्सर करके बोलता हूं कि पढ़िए ऐसे कि चेहरा करिया हो जाए और चरित्र जो है उज्जवल हो जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग भोजपुरी? तो चेहरा करिया हो जाना चाहिए और चरित्र उज्जवल हो जाना चाहिए, इस कदर पढ़ना चाहिए। सर, पर हम लोग का इस टाइम अभी 12th है। तो 12th का एग्जाम देने के बाद पढ़िए। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप कब से शुरू करना चाहते हैं। मतलब कि वो निबंध लिखना और न्यूज़पेपर पढ़ना तो इस टाइम हम लोग के रूटीन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अब 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना फिर से। देखिए, मैं 12वीं के बाद, आज का जो टॉपिक था वो था दिव्यांशी 12वीं के बाद, तो मैं ये मान करके चल रहा था कि जो लोग 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग अभी 11वीं पास करके 12वीं में जा रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह यह है कि वो अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को पूरी मजबूती के साथ पढ़ें, निबंध लिखें और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, और रोजाना 1 घंटा आपस में तमाम खबरों पर डिस्कशन करें। यस सर। ठीक है, जो लोग अभी 12वीं में जा रहे हैं उनके लिए ये सलाह है। और कुछ किसी का प्रश्न?
और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में अगर मुझको मेन सब्जेक्ट में कुछ लेना तो मैं क्या मतलब ले सकती हूँ? आपकी पसंद पर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में से लेना हो तो दोनों ही सब्जेक्ट सही हैं। दोनों सब्जेक्ट सही हैं। अच्छा सर। लेकिन अगर बीए के सब्जेक्ट के तौर पर चुनना चाहते हैं तो मेरी ये सलाह है कि फिलॉसफी जरूर पढ़ें आप। अच्छा सर। एक सब्जेक्ट फिलॉसफी जरूर रखिए। जी, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर मैं नया सोनकर बोल रही हूँ। हाँ बताएं। सर मैं इंटर में बायो ली हूँ और मेरा सपना है कि आईएएस बनना, तो मतलब। फिर से बोलना, तुम्हारी आवाज बहुत गूंज रही है। सर मैं नया सोनकर बोल रही हूँ। हाँ हाँ। मैं इंटर में बायो ली हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बीएससी करूँ या बीए, पर मुझे आईएएस बनना है। क्यों बनना है? क्यों बनना है? आईएएस बनना मतलब कुछ कर दिखाना है। क्या कर दिखाना है? कुछ कर दिखाना है तो बेटा किसी को मुक्का मार दे। नो सर, मतलब हाँ, मतलब क्या करके दिखाना? वही तो डांस करके भी दिखा सकते हैं। वो सर पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ लिख करके जो है तुम डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख करके तुम कवि बन जाओ। तुम क्या बनना चाहती हो? मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कह तो रहा हूँ कि बेटा जो जिंदगी में बनना चाहते हो वो बन जाओ। तुम्हें एक तो तुम कह रही हो कि तुम आईएएस बनना चाह रही हो, फिर तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बनना चाह रही हो। तो बताओ तुम्हारी मदद मैं कैसे करूं? तुम्हारा प्रश्न क्या है एग्जैक्टली? मुझे बस आईएएस बनना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करूं। आईएएस क्यों बनना है वही तो पूछ रहा हूं। तैयारी कैसे करोगे? तुमने 12वीं किया है, तुम्हारा प्रश्न ये कि बीएससी या बीए करना चाहती हो। दोनों से ही फायदा है। बीएससी कर लोगे तो भी ठीक है, बीए कर लोगे तो भी ठीक है, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम्हें आगे चल करके डॉक्टर वगैरह नहीं बनना है, कोई और कैरियर नहीं चुनना है, सिर्फ और सिर्फ आईएएस के लिए कमिटेड हो, तो मेरी सलाह है कि बीए करो। और बीए के लिए मैंने बोला कि तुम्हारे यहाँ सिवली में जो है फिलॉसफी सब्जेक्ट है भी, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, तो तुम्हें देखना होगा, है ना। तो यू हैव टू डिसाइड, केवल तुम ही डिसाइड कर सकती हो। ओके, बट मुझे लगता है कि बीए करो, और बीए में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो है दर्शन शास्त्र जरूर रखो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि दर्शन शास्त्र, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोचने की शैली को बदलता है। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आए हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनकी पढ़ाई में सोचना और समझना ही गायब कर दिया गया है। उनको डांट दिया जाता है कि तुम सवाल मत करो, और बहुत पिछड़ी सोच के साथ लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हटना चाहिए।
रश्मि, अगर तुम सुन रही हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम वीडियो ऑन करो और तुम भी जो है बच्चों के सवालों का जवाब दो। और किसी का कोई प्रश्न? गुड इवनिंग सर, माय नेम इज आर्यन पांडे फ्रॉम क्लास 11th। ओके सर, हमने 11th में बायो सब्जेक्ट लिया है, बायो स्ट्रीम से हैं हम, और हम आगे चल के डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। ओके हाँ, तो सर मतलब इसमें हम कैसे तैयारी करें कि हमारी जो पढ़ाई है वो और इम्प्रूव हो? So one thing you must do that you should focus on your 11th and 12th studies, and you must correct your basics. And all the examinations which are being conducted in India, they are pattern based examination. Actually, in whole world, examination can be classified into types. One of them are intelligentsia based examinations, and second one is the pattern based examination. There is no examination in India even for the scientist. If you want to become scientist, you want to do the research, then your examination will be based on the pattern, not intelligentsia. No examination in India is for the test of intelligentsia. So all examinations are for the pattern based. So you need to understand the pattern. You must start understanding the pattern, and from where you can understand the pattern, you can get previous year's papers from the official websites. And second, that what you should do, that after getting these patterns, you can go for the websites or the apps, those are providing free education. You must watch them and you try to understand what kind of the pattern actually are being applied in examinations. So go for that, and easily you can clear your examinations if basics are correct. The most important thing, the basics, and how much you are understanding the subject, not Yes, sir. how much you have memorized the things. यस सर। Apprehension सर and एक मिनट। comprehension, these two things are important. हेलो, Yeah, hello. ये बच्चा अंग्रेजी में बोल बैठा, जी सर। जहाँ 99.9% लोगों को हिंदी भी समझ में मुश्किल से आती है। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ सर। मैं भी तो बड़ी मेहनत करके मैंने कहा कि कम से कम इसको अंग्रेजी चाहिए, तो मैं इसके लिए जो है जोड़ घटा करके बोल लूँ, ये जाए मार कहीं से व्यवस्था कर लूँ। जी हिंदी सीख रहेगी। हाँ, तो मतलब इनका जो सवाल ये था कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इनको पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये जरूरी है कि पैटर्न कैसे हम समझें। रश्मि, मैं चाहूंगा कि तुम भी साथ में अपने जो है अनुभवों से लोगों को बताती रहना, ठीक है। ये हम लोग के बीच में जो है रश्मि है, इनके वीडियोस भी जो है उपलब्ध हैं इतिहास विषय पर। बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने इतिहास पढ़ाया हुआ है। खुद भी ये IAS की तैयारी करती हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो जो हमारा चैनल IAS मार्गदर्शक, जो लोग बिल्कुल शुरुआत से इतिहास को समझना चाहते हैं, जैसे इतिहास मैंने भी पढ़ाया है, रश्मि ने भी पढ़ाया है, तो मेरा इतिहास समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो एक लेवल ऊपर उठने के बाद होता है। रश्मि का जो इतिहास है वो बहुत बेसिक से इन्होंने, जो ऐसा कि एक स्टूडेंट समझता है उस लिहाज से समझाया है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये पढ़ाती हैं। और रश्मि, जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी पॉइंट को जो है और फर्दर एक्सप्लेन कर सकती हो, तो तुम्हें उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। जहाँ तक बात डॉक्टर बनने की रही है, तो डॉक्टर के लिए मेरा यही सलाह है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और 11वीं में हैं, बायो से पढ़ रहे हैं, तो आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पढ़ाई को बहुत सीरियसली लीजिए और रट्टाफिकेशन पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग पर जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से जो है पुराने सालों के जो है, पिछले सालों के जो है पेपर निकालिए, और जो फ्री वेबसाइट्स हैं उनको पढ़ करके देखने की कोशिश करिए कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत आसान है। डन। रश्मि, तुम्हारा कोई कमेंट? यस सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर, मैं नीट का ही बताने वाली थी। अभी आपने जैसे बताया वो 11th क्लास में है, तो आप सबसे बेसिक तरीका भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप NCERT पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर आप क्लियर करते हो। आजकल ऑनलाइन ऐप भी ऐसे होते हैं कि जिससे आप MCQ फर्स्ट चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व कर सकते हो।
आप अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसके एमसीक्यूज लगाइए। इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। ऐसे एक एक चैप्टर करके चलना। 11th का अच्छे से कर लो, फिर जैसे 12th में आते हो फिर उसी तरीके से 12th को करो। उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है कि आप दोनों को कंबाइंड करके और उनका अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। और सबसे ज्यादा फोकस आप नीट का अगर पेपर करना है तो सबसे ज्यादा आप मतलब टीचर भी एनसीईआरटी ही पढ़ाएगा, आपको अलग से सोर्स नहीं देता है। वो भी एनसीईआरटी को भी तुमको समझना ही होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसे कि फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है एंड बायो होती है। ज्यादातर है बच्चे जो होते हैं फिजिक्स में ही मात खाते हैं इस नीट की तैयारी में, क्योंकि सब मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है इस एग्जाम को लेके। नहीं, तुम बहुत अच्छा बोल रही हो। तो आप अपना जो अपना जो बायो होता है, अगर आप इसको बायो को फीलिंग के साथ पढ़ते हो, ना कि एक सब्जेक्ट के तौर पर, इसे एक अपने बॉडी पार्ट के हिसाब से अगर से बायो को पढ़ते हो तो ये आपको बोरिंग भी नहीं लगता है। और फिजिक्स ये तो बहुत ही अच्छा होती है। अगर जैसे आप एक बार फॉर्मूलाज या इनके जो समीकरण होते हैं, इक्वेशंस जो होती हैं, उनको कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप सबसे ज्यादा फिजिक्स पर ही ध्यान देना होगा तो बेटर होगा, क्योंकि अभी आप 11th में हो तो फिजिक्स बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो 12th पास तक। और ज्यादा मार्क्सिंग तो आपको पता ही है बायोलॉजी से ही होती है, क्योंकि सर उसमें बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट्स होती हैं। तो यही कहना था सर। फिजिक्स के लिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं राइट हूँ जिसने भी सवाल पूछा था? हाँ यस सर। तो यूपी बोर्ड में जो है कुमार मित्तल अभी भी पढ़ाई जा रही होगी? जी सर। नहीं सर, अब तो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। अब अखिल बता सकते पर जो आपने बताया कुमार मित्तल जो आपने सर बताया वो सब्जेक्ट अच्छी सब्जेक्ट मतलब बुक है उसके लिए, फिजिक्स के लिए। मैं भी उसी से पढ़ा हूँ। एक दुखद पक्ष हुआ इसमें जी कि एनसीईआरटी के नाम पर जी बायोलॉजी की किताब मुझे देखने का मौका मिला, पढ़ाने का मौका मिला, टीचर गए जी। तो 11th 12th दोनों की किताब में न्यूनतम भी नहीं है, यानी कि मेढक पूरा 2.5 पन्ने में खत्म कर दिया। और कंकाल तंत्र के नाम पर कुछ नहीं है, प्रजनन से शुरू करके और जो वर्गीकरण है बस इतनी दूर तक किताब खत्म हो जा रही है। समझे में नहीं आ रहा कि उसमें से क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। तो जानकारी के तौर पर भी वो नहीं दे पा रहे हैं और वही हालत दूसरे विषयों की भी होगी। रश्मि, तुम कुछ कहना चाहोगी इस विषय पर? हाँ रश्मि बोलिए। जी सर, सर ने एकदम सही कहा है। और इस टाइप पे तो सिलेबस को भी हटा दिया गया है और नीट में इतना कम सिलेबस नहीं पूछा जाता, ये भी बात सही है। पर मैं कुछ कहूँ इसमें, एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक तो सही है कि सिलेबस का बोझ कम करने की कोशिश की गई है, नंबर 1। नंबर 2 की चीज ये है कि आप एनसीईआरटी का अगर पैटर्न उठा करके देखिए, जैसे कि रश्मि अनअकैडमी पर जिस समय मैं पढ़ा रहा था तो मैंने साइंस भी पढ़ाई है, साइंस में मैंने बायो भी पढ़ाई। तो जब मैं बायो पढ़ा रहा था, चाहे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज अनुभव किया कि अगर आप क्लास 11-12 को ही केवल लेकर के चलना चाहते हैं तो यू विल फेल एवरी टाइम, आपको गड़ महसूस होगी, क्योंकि इन्होंने नीचे से ऊपर तक एक प्रवाह बनाया है। तो आपको कक्षा 6 से अगर शुरू करेंगे तभी आप एनसीईआरटी को पकड़ सकते हैं, 11-12 की एनसीईआरटी लेकर के नहीं पकड़ेंगे। नंबर 2 चीज जो मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी वो लाइन तैयार करता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं, गिरजेश सर आप मुझसे एग्री करेंगे कि जितना वाइड रेंज यूपी बोर्ड की किताबें लेती हैं उतना कोई और नहीं लेता है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी प्लस यूपी बोर्ड को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा और पैटर्न भी जो है सही होगा। लेकिन केवल 11-12 की एनसीईआरटी अगर आप उठाएंगे तो आपको हमेशा मिलेगा। एक मिनट, यूपी बोर्ड की जो पहले किताबें चला करती थी जी, उनको पिछले 2-3 सालों से हटा दिया गया है और एनसीईआरटी की किताब को ही 4 प्रकाश को दे करके सब जगह यूपी बोर्ड में भी चलाया जा रहा है। हाँ, ये मैंने सुना था। अब वो किताबें जा चुकी, तो पुरानी मार्क मित्तल और दूसरी किताबें अब है ही नहीं।
तो फिर उसके लिए बाहर से किताबें मंगाई जा सकती हैं जो सिलेबस, लेकिन मुझे लगता है कि पहले 11 और 12 की जो इनका सिलेबस है पहले उसी पे फोकस करें। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे वाली कहानी न हो जाए कहीं। तो पहले 11-12 पर फोकस करें और पैटर्न को समझने की कोशिश करें। दैट्स वेरी सिंपल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बहुत अधिक नीट के चक्कर में जाने पर दोनों में से किसी को भी कवर नहीं कर पाए। अखिल, हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी समस्या बढ़ गई हमारी चर्चा के बाद? नो सर, हमारी इससे और मदद ही हुई है। हाँ, तो मेरे हिसाब से पहले 11-12 को खूब कायदे से रगड़िए और समझने की कोशिश कीजिए, बजाय 9 से 12 तक को कायदे से समझिए। ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। और कोई? किसी का प्रश्न है? कुछ भी पूछ लीजिए। नमस्ते सर, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मेरा नाम आदित्य विश्वकर्मा है। आदित्य विश्वकर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, तो लेकिन आप अखिल के जो है आईडी से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। जी, मैं अभी 10 में पढ़ रहा हूँ। हम लोग बोलिए आदित्य। हो सकता है कुछ नेटवर्क का चैलेंज हो। तब तक किसी और का कोई प्रश्न हो? मैं समझ नहीं आता कि हम आगे की तैयारी कैसे करें। अभी 10 में। ये कौन बोल रहा है? आदित्य। आदित्य, आपकी बात बीच में पूरी तरह से कट गई थी। हमें समझ नहीं आता कि हम आगे की तैयारी कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। आप किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं? वही समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें आगे। अभी पढ़ रहे हैं 10 में। तो आपका चॉइस क्या है? आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आपको बायो अच्छी लगती है, आपको मानविकी अच्छी लगती है? आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं कि 12वीं में जा रहे हैं? नहीं, अभी 10th में पढ़ रहे हैं। 10th में पढ़ रहे हैं तो बेटा मेरी आपको सलाह है कि 10th का एग्जाम आप खूब अच्छे से दे लीजिए। एग्जामिनेशन के बाद मैं आजमगढ़ आ रहा हूं, तब आपसे मिलूंगा, आपके व्यक्तित्व को समझूंगा, तब मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी आप जो है पूरी तरह से अपने आप को समझने की कोशिश, अपना जो है 10वीं का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए। आप कुछ किसी और दिशा में मत सोचिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? मेरे हिसाब से और किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है। हेलो सर। हेलो, मैं सूर्य चावला बोल रहा हूँ। जैसे कि जो लड़के अभी इंटर पास किए हैं, बीए करना चाहते हैं, बीए एलएलबी, उनको कहाँ से करना चाहिए? मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे इंटर पास किए हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं। तो आप चावला सर ही हैं ना? जी जी जी। नमस्कार सर, आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है मैंने। गिरजे सर के आपके बारे में लेख भी मैंने पढ़े हैं। तो ये सौभाग्य ही है हम लोगों का कि आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है। आप बताइए, हम लोग किस बिंदु पर बात करने वाले हैं? जैसे कि जो बच्चे यहाँ से बीए करें कि बाहर जाके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए करें, सीयूसीटी करेंगे, ये तो उनकी आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो लोग बाहर निकल सकते हैं, पढ़ाई में किताब और सिलेबस मायने नहीं रखता है, पढ़ाई में एक्सपोजर मायने रखता है। ज़्यादातर बच्चियां जो अपने गांव में अपने घर पर रह करके पढ़ रहे हैं, मैंने ये महसूस किया है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अपवाद को छोड़ दिया जाए
तो वो अपने जिंदगी के दायरे में सिमट गए हैं, जबकि शिक्षा का मतलब जीवन को सिखाना होना चाहिए, चाहे कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो। तो गांव घर से रह करके पढ़ाई उतनी अच्छी कभी भी नहीं हो सकती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अगर गांव से हैं तो शहर में चले जाइए, छोटे शहर में हैं तो बड़े शहर में चले जाइए, बड़े शहर में हैं तो मेट्रो में चले जाइए, मेट्रो में हैं तो देश के बाहर चले जाइए। खुद मेरी पढ़ाई भी जो है इसी पैटर्न पर हुई। पहले मैं आजमगढ़ में जो है पढ़ा, आजमगढ़ में जो है अजमतगढ़ नाम की जगह है, वहाँ से मैं पढ़ा, स्मिथ इंटर कॉलेज वहाँ पर नाम है। वहाँ से पढ़ने के बाद 12वीं के बाद मैं लखनऊ आया। पहले बहुत छोटे से स्कूल में था, फिर इंटर कॉलेज में गया, फिर लखनऊ पढ़ने के लिए गया। तो जिसमें मैं लखनऊ पढ़ने गया तो मेरे पिताजी से बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ कही कि यहाँ पर सिवली और डीएवी जैसे कॉलेज हैं, तो आप अपने बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हैं लखनऊ, आप इनको इलाहाबाद क्यों नहीं भेज देते। तो पिताजी का, उनको तो कोई जवाब नहीं देते थे, पर पिताजी मेरे बड़े गंभीर चिंतक थे और बड़ा बढ़िया हम लोग का कैरियर उन्होंने डिज़ाइन किया। तो उनका ये मानना था कि आजमगढ़ में जिंदगी वहीं की वहीं ठहर जाएगी। इलाहाबाद इसलिए नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि इलाहाबाद का जो है माहौल लगभग आजमगढ़ जैसा था, आजमगढ़ से कुछ ही कदम आगे था, लेकिन लखनऊ का एक्सपोजर बिल्कुल अलग था। लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद हम लोगों को जो है, मुझे दिल्ली भेजा गया, मैं दिल्ली में जाकर के मैंने पढ़ाई की। दिल्ली के बाद और जो है मेट्रो सिटीज़ की तरफ मैंने मूव किया, मैं पूना में जाकर के पढ़ा। पूना से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे विदेश भेजा गया, करीबन 6 देशों में जाकर के मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और फिर वहाँ से आने के बाद अलग अलग जो है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मैंने काम किया और तब जाकर के टीचिंग की लाइन में आया। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही चाहता हूँ कि वो बाहर निकले, अगर संभव है तो आजमगढ़ छोड़ करके वो लखनऊ आ जाए। लखनऊ आने पर एक फ़ायदा तो कम से कम ये होगा कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो अगर वो अपने आप को सरवाइव करा सकते हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह जो है लखनऊ का खर्चा होगा। मेरे इर्द गिर्द रहेंगे तो मैं उनको देख लूँगा, उनको जो भी तैयारी करनी होगी करानी होगी। अब मैं पूरी तरह से लखनऊ में ही सेटल्ड हूँ। आप लोगों में से रश्मि हैं जो सीनियर भी हैं आप लोगों में से, और इनको भी जो है बहुत जल्दी ही मैं लखनऊ लेकर के आऊँगा, तो इनकी भी उपस्थिति रहेगी। इनके जुड़ जाने की वजह से जो है जो आप लोगों को गाइडेंस और मिल जाएगा। तो लखनऊ कम से कम आइए। अगर दिल्ली वगैरह का खर्चा जो है 13 से 14 हज़ार रुपये प्रति माह चला जाता है, अब तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का कि जितनी तेजी से हम लोग का खून चूस सकती है, चूस रही है महंगाई के नाम पर, और अनावश्यक महंगाई जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आप एक सीनियर व्यक्ति हैं इसलिए आपसे इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो महंगाई का तो उसके बाद बाहर जाना ठीक होगा? इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा, तो इसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो वो महंगाई इस कदर है कि मुझे नहीं लगता कि आप में से ज़्यादातर लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप जो है लखनऊ आ जाइए और लखनऊ में आकर के आप तैयारी करिए। सिविल की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस भी विशेषज्ञता की जरूरत होगी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह आपका खर्च होगा। आप मेरे इर्द गिर्द बसेंगे, मैं और रश्मि 2 लोग जो है आपको जो है सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध होंगे। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरा ये इरादा है कि 2 महीना 2.5 महीना पर एक बार जो है मैं 1 दिन के लिए आजमगढ़ जरूर आऊँगा और आपको वहाँ पर भी जो है हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। ये एक चाय मिल गई मुझको। तो ये जो है मेरी प्लानिंग है। तो जो लोग आ सकते हैं उन्हें जरूर आ जाना चाहिए क्योंकि एक्सपोजर का काफी महत्व है। आप लोग लकी हैं कि आप लोग के पास गिरिजेश सर हैं जिनके पास की जो है
वैश्विक ज्ञान का भंडार हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों को इतना समर्पित और ज्ञानवान पाया है और उसके बावजूद भी इतना अहम शून्य पाया है। तो निसंदेह मैं आज भी उनसे, उनके जीवन शैली से बहुत कुछ सीखता हूँ। और चावला सर, आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी बहुत महान है। तो अगर बच्चे आजमगढ़ में रहते हैं और सेंटर के साथ जुड़े रहते हैं, समर्पित रहते हैं, तो भी उनके लिए संभावना है। तो माय फर्स्ट एडवाइस कि अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं और आप सिविल सर्विसेज के लिए ख्वाब कर रहे हैं तो लखनऊ आइए। अगर आप प्रति महीने 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं तो। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चा जो तैयारी करना चाहता है 12वीं के बाद, चाहे जितने भी मजबूत परिवार से हो, उसे 2, 3, 4 हज़ार रुपये जो भी हो, 2 घंटा कम से कम, ये खुशी आप अपना जो है ऑफ करिए। मेरे हिसाब से खुशी जो है ज्यादा आवाज मचा रही थी। जी जी। तो खुशी को मैंने म्यूट कर दिया है। तो मैं इस बात को जो है मानता हूं कि कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आपको कोई भी नौकरी करनी चाहिए, चाहे आप टाइपिंग ही क्यों न करिए, चाहे आप छोटे बच्चों को कक्षा 5 के बच्चों को ही ट्यूशन क्यों न पढ़ाइए। कक्षा 5 के बच्चों को भी ट्यूशन अगर आप लखनऊ में आकर पढ़ाते हैं तो 400-500 रुपये एक बच्चे का आपको मिलता है। 5-6 बच्चे भी अगर आपने एक साथ जुटा लिए तो 3-4 हज़ार रुपये जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आप अगर 7वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो लखनऊ में 1,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो यानी कि अगर आप 5-6 बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अपना पूरा खर्चा जो है लखनऊ में जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 घंटा खर्च करके। और जब आप वर्क करते हैं तो वो जो एक्सपोजर है शिक्षा के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वस्तुतः उन बच्चों से भी बहुत नाराज हूं कि जो लोग 12वीं के बावजूद भी जो है वो पूरी तरह से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट फिर से मैं सॉरी, तो वो बार बार उठना पड़ रहा है। एक्चुअली मैं पूरे परिवार को मैंने कहीं आज बाहर ले जाने का वादा किया हुआ है तो कॉल आ रही है बार बार, लेकिन इस चाह तक मैं आपके साथ हूँ। तो मेरा ये है कि आप अपनी जिंदगी को प्लान करिए। जो बच्चे 12वीं के बावजूद भी वो डिपेंडेंट बने हुए हैं इसलिए कि उनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी जैसी कोई चीज होती नहीं, वो क्रिएट करनी पड़ती है हमेशा। तो अगर आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी चीज की करना चाहते हैं, कम से कम आप ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हैं 12वीं के बाद, नहीं तो कक्षा 5-6 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ ऑलवेज। तो मेरी सलाह होगी कि फॉर द सिविल सर्विसेज आप बाहर आइए। नीट वगैरह के लिए आजमगढ़ में कौन सपोर्ट कर सकता है ये देखना पड़ेगा। तो मेरा जवाब यही है कि अगर आप बाहर आकर के तैयारी कर सकते हैं, प्लीज कम टू लखनऊ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मैं जब हेल्प करूंगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई पैसे आपको नहीं पड़ेंगे, हमारी सेवाएं फ्री होंगी। रश्मि, मैं सही बोल रहा हूँ? तुम तैयार हो इन लोग की मदद करने के लिए? जी सर। तो कम से कम 2 लोग हैं आपके लिए। और कोई प्रश्न? चावला सर, मैंने आपकी बात का पूरा जवाब दिया। जी सर। और किसी का कोई प्रश्न बचा है? हेलो। या हेलो। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। गुड इवनिंग सर, आई एम खुशी गुप्ता। सर मेरा BA कंप्लीट है। सर BA कंप्लीट तो किए हैं बट मतलब आगे करियर का चुनने ये समझ नहीं आ रहा है। B.Ed का फॉर्म भरने वाले थे बट भर नहीं पाए थे। B.Ed का? हाँ। तो जब आपने B.Ed सोच लिया कि आपको टीचिंग करना है तो आप फिर वही काम करिए। सब भरने की कोशिश तो किए थे लेकिन भर नहीं पाए थे, तो अगले साल मम्मी ने मना कर दिया। तो आप क्या बनना चाहती हैं? अब आगे अभी समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा। जब तक मैं आजमगढ़ जब आऊंगा तो आप जो है तब आकर के सेंटर पर मिलिए। जब तक मैं आपके व्यक्तित्व को नहीं समझूंगा तब तक मैं आपको सलाह कैसे दे सकता हूँ? कैरियर की सलाह सिर्फ सुन करके नहीं दिया जा सकता है जब तक कि आपके व्यक्तित्व को ना समझ लूं मैं, कि आपको जो है रीजनिंग समझ है, साहित्य की समझ है, आपकी पसंद क्या है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है। देखिए, जब कैरियर की सलाह दी जाती है तो ठीक वैसे होता है जैसे डॉक्टर और मरीज।
तो जब तक मैं मरीज को समझूंगा नहीं तब तक मैं उसकी दवा लिखूंगा कैसे? तो जब तक मैं स्टूडेंट के व्यक्तित्व को नहीं समझूंगा तब तक कैरियर की सलाह ऐसे हवा में नहीं दी जा सकती है। तो मैं जरूर 1 महीने 1.5 महीने मैं बच्चों के एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद मैं जरूर आऊंगा मिठाई खाने के लिए। सर अभी मेरा MA फर्स्ट ईयर है, ज्योग्राफी से। तो नेट करिए, नेट की तैयारी करिए, ठीक है ना? और मैं आता हूँ तो आप मुझसे मिलिए फिर, ठीक है? और किसी की कोई प्रश्न? हेलो जी सर। मुझे लगता है कि आपको बाहर निकलना भी है और इन लोगों ने एक खुराक पाया आज जी। कम से कम केवल सपना देखने से कुछ जमीन टच करने का मौका मिला। दूसरा जी कि जो आगे बढ़ेगा वो कुछ खुद आगे बढ़ेगा, कुछ हम सब लोग मिलकर के उसको सुनने लगाएंगे। जी बच्चों को लेके बाहर निकलना है आपको, तो आज का सेशन यही क्लोज किया जाए। हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं जब आजमगढ़ आऊँ और उसके बाद 1 to 1 लोग साथ बैठूं, क्योंकि सबका प्रश्न यही है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि जब आप तभी मिल सकता है कि जब उनके व्यक्तित्व को समझा जाए। जी एकदम सही है। एक जिज्ञासा हो रही है, जी सर। आपके पीछे जो किताबें रखी दिख रही हैं ये उनमें फर्जी सबसे हैं। ऊपर की मोटी वाली किताब कौन सी है? ये सब मेरे पीछे जितने भी है ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, ये एक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे जो पीछे तो है किताब नहीं है। किताब नहीं है, मेरा पीछे जो है वस्तुतः ये है। वो चूंकि उस समय सेटिंग चल रही थी तो मैं बैठ करके देख रहा था, तो मैं यूं ही ट्राई मार रहा था। पर मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं। मैं हर महीने कम से कम 5 से 10 किताबें मंगाता हूँ और तरह तरह की किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो जब भी आपसे लखनऊ में मुलाकात होगी तो मेरे किताबों का कलेक्शन देख करके आप निराश नहीं होंगे। तो मुझे सब कुछ पढ़ने का शौक है। इस समय मैंने अभी रिसेंट में जो है भगत सिंह के तमाम जो पत्र हैं उनका जो है अध्ययन किया, जो उन्होंने समय समय पर लिखे हैं। इसके अलावा मार्क्सवाद का जो है मैनिफेस्टो जो है वो मैंने पढ़ा है। फिर गे चेवेरा के बारे में, नहीं उल्टा चे गुवेरा नाम उल्टा बोल गया, चे गुवेरा के बारे में मैं पढ़ रहा था। कश्मीर फाइल्स पर पढ़ रहा था, भारत माता कौन है ये पढ़ रहा हूँ, और संविधान सभा में जो बहस हुई थी वो पढ़ रहा हूँ। और अगला जो मेरा टारगेट है वो संविधान सभा में जो टोटल 1-1 मिनट की बहस है वो 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो वो मुझे मिल नहीं रही है। दिल्ली में मैंने कई लोगों को लगाया है, तो अगला मेरा टारगेट उसी को पढ़ने का है। तो आप लोग को भी अगर कभी कोई अच्छी बुक लगे कि ये मेरे पढ़ने लायक है तो मुझे सजेस्ट जरूर करिए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं जल्दी ही मैं और रश्मि दोनों लोग आप लोग से आजमगढ़ में मुलाकात करेंगे। एक किताब तो तुरंत दिमाग में आ रही है। जी सर। मनुष्य की भौतिक संपदाएं। हाँ, ये मैंने सुना है। किसकी है ये? ह्यूमरमैन। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। अगले महीने में मेरे जो है उसमें होगी लाइब्रेरी में। और आप लोगों से अब अनुमति चाहूंगा। को जी 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 सर। सब लोग और आज की इस मीटिंग को यूट्यूब पे डाल दीजिए। जी सर, मैं इसको जो है तो उसका और विस्तार होगा। हाँ, और वो चूंकि जो बातें की गई हैं, अगर कभी किसी को लगे कि सर ने क्या बोला था, क्या बातें हुई थी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग के तौर पर देख लेंगे। जो निबंध वाला लेख है उसका संदर्भ आ जाएगा। हाँ, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा। और साथ में जो रश्मि के इतिहास के वीडियो हैं मैं चाहूंगा कि हाँ वो सभी बच्चे जो है देख लें। शुरुआती दौर में बहुत अच्छा पढ़ाया है। यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जी 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 सर। ये स्क्रीन बड़ी रखी हुई है सामने। जी 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 जी। दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है मुझे। स्क्रीन बड़ी दिख रही होगी, कोने में रख दी जाती है
जी। और ऐसे एल शेप में ये लोग बैठ जाते हैं। यानी बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं जल्दी इन सब लोगों से रूबरू होऊंगा। ठीक है सर, तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोग का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से चावला सरकार और रश्मिका कि आप दोनों लोगों के जो है इनपुट्स काफी काम आए, और गिरजेश सर का तो शुक्रगुजार भी नहीं हुआ जा सकता। काफी ऊपर जाएगा। तो अब मुझे अनुमति दें आपसे, धन्यवाद।